हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, आज इस लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको तात्क्षणिक चाल भी कहते हैं, और एक है एवरेज स्पीड, जिसको हम औसत चाल भी कहते हैं। एग्ज़ाम पेपर में सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं वो एवरेज स्पीड से होते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितनी भी टाइप्स बनती हैं, उनको सॉल्व करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। और कौन सा तरीका लगाना है या कौन सा मेथड लगाना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि डाटा कैसा गिवन है। हम लोग अभी इस लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के तीनों तरीके समझेंगे, और उनको समझने के बाद हमको ऐसा लगता है कि स्पीड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल आपसे रहेगा नहीं, वो आपसे बन जाएगा। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझा दिया था कि 2 तरीके की स्पीड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई, और आज दोनों पढ़ाने वाले हैं, तो टोटल 4 तरीके की स्पीड होती हैं। पहली जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी, एक समान थी, जिसमें सबसे स्पेशल कंडीशन क्या थी कि एक्सेलरेशन मतलब त्वरण 0 हो भी सकता है और नहीं भी। एक्सेलरेशन के 0 ना होने का यूनिफॉर्म स्पीड में क्या कारण था? डायरेक्शन का, मतलब डायरेक्शन यदि चेंज होगी तो आप वहाँ एक्सेलरेशन को 0 नहीं कर सकते, त्वरण को 0 नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब असमान चाल है, जिसमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बार बार बदल रही है, उस केस में आपको ये बता दिया था कि एक्सेलरेशन हमेशा 0 नहीं होगा, क्योंकि असमान चाल का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा बदल रहा है, और हमको पता है कि वेलोसिटी यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके चेंज होने पर एक्सेलरेशन जनरेट होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। कौन कौन सी? एक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और दूसरी वेलोसिटी की डायरेक्शन। यदि वेलोसिटी को चेंज करोगे, मतलब वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो, तो या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करो, या डायरेक्शन चेंज करो, या दोनों को चेंज करो। हमने बताया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ये पहले भी हम बता चुके हैं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पास 2 चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो आप यदि इस क्वांटिटी में कोई भी चेंज चाहते हैं, क्योंकि आपका टारगेट है एक्सेलरेशन निकालना, त्वरण निकालना, और त्वरण आता है जब वेलोसिटी में क्या हो? चेंज हो। तो आप चाहते हैं कि वेलोसिटी में चेंज हो, तो उसके 3 तरीके हैं, या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या आप डायरेक्शन चेंज कर दो, और या आप दोनों को एक साथ चेंज कर दो। और इन तीनों के एग्जाम्पल हमने कल बता दिए थे। तो अब हम लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब तात्क्षणिक, और इसका मतलब इसके शब्द में ही है। इसका मतलब है किसी स्पेशल मोमेंट पर या किसी विशेष क्षण पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस। तो एक लाइन लिख देते हैं, किसी भी कण की, या किसी, हटाओ यहाँ से जिससे लैंग्वेज प्रॉपर बन पाएगी, कण की किसी स्पेशल या विशेष, किसी स्पेशल मोमेंट पर या क्षण पर, कण की किसी स्पेशल मोमेंट पर चाल का मान क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा या तात्क्षणिक चाल कहलाएगा। जब बचपन में आप 11वीं-12वीं पढ़ाते होंगे या पढ़े होंगे, तो एक एग्जाम्पल देते थे हमारे सर, आपके भी देते होंगे, कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि आप बाइक पे बैठे हो और आपके पीछे वाले व्यक्ति ने आपसे क्वेश्चन किया कि भैया गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, तो आपने नज़र झुकाई और चेक करके बताया कि 45 पे चल रही है। तो जिस क्षण उसने पूछा, उस क्षण में आपने क्या बताया? 45 मीटर पर सेकेंड पे चल रही है। दैट इज द तात्क्षणिक चाल या इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब क्या है? जब से चले हैं और लास्ट पॉइंट तक पहुंचे हैं, तो आपने गाड़ी को तेज भी किया है, धीरे भी किया है, तो टोटल का एवरेज जो आएगा वो कहलाएगा एवरेज स्पीड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्लोप से, मतलब इसका क्वेश्चन और इसका जो फॉर्मूला है वो स्लोप से जनरेट होता है।
हमने आपको बताया था कि कोई भी स्थिति मतलब पोजीशन और समय टाइम का ग्राफ दिया है, यह है स्थिति जिसको अपन पोजीशन भी कहते हैं, और इस ग्राफ को कर्व्ड दिया गया है, कर्वेचर में दिया गया है। अब इसके हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इस बात को ध्यान से समझोगे तो दोनों स्पीड समझ में आ जाएंगी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, मतलब ताक्षणिक और औसत। इस ग्राफ का 2 तरीके का स्लोप निकाला जा सकता है। एक तो एक पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हम कोई लाइन खींच दें, क्योंकि हमने पहले बताया था आपको, आप 0th लेक्चर जरूर देख लें। इस लेक्चर में हमने पूरा स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। हमने बताया था कि कोई ऐसा ग्राफ है तो आप हॉरिजेंटल के साथ उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देख लीजिए, और इसका जो आप tan थीटा ले लेंगे ये आपको स्लोप को मेंशन करेगा या स्लोप को बताएगा। लेकिन बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर यहाँ तो सीधी लाइन है, यहाँ तो सीधी लाइन है ही नहीं, तो हम यहाँ कैसे कर्वेचर को बताएं। तो जब सीधी लाइन नहीं मिलती है तो सीधी लाइन आप ऐसे करके बना दो, क्योंकि आपको क्या करना है, आप देखोगे तो आपको एक टाइम इंटरवल दे रखा है डेल्टा टी, और इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में आपकी जो स्थिति में चेंज है वो कितना है, उसको मान लेते हैं डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा टी है, और इस कॉर्ड का ये क्या कहलाती है, कॉर्ड। इस कॉर्ड का एंगल थीटा मान लें, तो बताइए जरा tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा और पास वाला क्या होगा, आधार होगा। तो ये जो डेल्टा है ये शो करेगा एवरेज को, किसको शो करेगा, ये एवरेज को, औसत को। क्यों करेगा, क्योंकि आपको एक टाइम इंटरवल दिया है। तो हम इसको इंस्टेंटेनियस नहीं कहेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन क्या है, किसी एक मोमेंट पर। तो मोमेंट का मतलब उसकी कोशिश ये है किसी एक पॉइंट पर बताओ आप स्लोप का मान। तो क्या करेंगे, हमने बताया था जब किसी स्पेशल पॉइंट पे स्लोप का मान निकालना हो तो आप टेंजेंट खींच दो ऐसे करके, और इस टेंजेंट का हॉरिजेंटल के साथ एंगल मेजर करो। ये जो टेंजेंट है, ये जो छोटा सा डायग्राम बना है इस पॉइंट पे, तो हम इसको थोड़ा सा इधर जूम करें तो ये बहुत छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये हमने क्या किया है, इस पी पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो हम इसको कहेंगे छोटे से को डी एक्स, इसको कहेंगे डी टी। तो आपको पता चलेगा कि सर यहाँ जो स्लोप आएगा वो आएगा tan थीटा बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। आपको पता है कि d जो होता है ये छोटे चेंजेस को शो करता है, ये छोटे टाइम इंटरवल को शो करता है, और डेल्टा बड़े टाइम इंटरवल को शो करता है। तो टाइम इंटरवल यदि बड़ा है, यदि हम स्लोप किसी कॉर्ड का ले रहे हैं तो एवरेज आएगा, और यदि हम स्लोप किसी पॉइंट का ले रहे हैं तो क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड है ये, इंस्टेंटेनियस, ताक्षणिक, dx अपॉन dt, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। तो हम लिख देते हैं स्लोप ही हमारा क्या होगा, फॉर्मूला, दैट इज b, और हम लिख रहे हैं इंस्टेंटेनियस, कितना आया, dx अपॉन dt। लेकिन ध्यान रखना यदि हम स्पीड पढ़ रहे हैं तो स्पीड में जो x होगा वो किसका काम करेगा, डिस्टेंस का, और यदि ये वेलोसिटी होगी तो x किसका काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है सब। चलिए क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। एक व्यक्ति, कोई नाराज मत होना कि सर कभी आप जो हैं लड़की तो लेते नहीं, या तो आदमी लेंगे या कर्ण लेंगे, तो आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं। एक व्यक्ति किसी कार में x दिशा में अपनी गति कर रहा है, x डायरेक्शन में अपनी मोशन, अपनी गति कर रहा है। उसका स्थिति मतलब पोजीशन, टाइम, स्थिति, समय, समीकरण मतलब इक्वेशन क्या दिया है उसने दे रखा है s बराबर या x बराबर 9
टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 12, ठीक है। देन कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेशन कीजिए। देन कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल एट t बराबर 2 सेकेंड। चलो 1 सेकेंड ले लेते हैं, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। टारगेट तो केवल समझाना है। क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपनी कार में मोशन कर रहा है x डायरेक्शन में, और उसका जो मोशन है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है, या इस इक्वेशन में टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। तो बताइए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा। तो सबका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि सर डिफरेंशिएशन ही तो करवाओगे। तो फिर t बराबर 1 का मतलब क्या है? ये t बराबर 1 ही है जो आपको ये बता रहा है कि इंस्टेंटेनियस निकालो। यदि वो कहता कि कार ने टोटल 6 सेकंड में कितनी स्पीड कवर की, तो हम क्या करते? एवरेज निकालते। उसने क्या कहा कि 1 सेकंड में बताइए, मतलब केवल 1 सेकंड में उसने कितनी स्पीड तय की, या उस 1 सेकंड पर कितनी स्पीड है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर क्षण दे दिया, उसने एक पर्टिकुलर मोमेंट दे दिया जिस पर आपको क्या निकालनी है? स्पीड। तो चलिए समझ तो आप गए होंगे। तो बी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है? दैट इज dx अपॉन dt। और इंस्टेंटेनियस का मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, तो टाइम कितना दिया है? 1 सेकंड का। तो एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए x के t के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा? ये तो सबको आता ही होगा, 9, और ये आ जाएगा 2t, 2 आगे आएगा, और यहाँ बचेगा -4, और कांस्टेंट राशि का डिफरेंशिएशन 0, और t बराबर क्या निकालना है? 1 सेकेंड। तो 18t माइनस 4, t बराबर कितना? 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड लिख दीजिए इसमें, 18 माइनस 4 दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 1 सेकेंड थी, जब टाइम क्या था? 1 सेकेंड, तब उस पर स्पीड कितनी थी? 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखवाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, दो कार P एंड Q एक पॉइंट से या एक बिंदु से अपनी गति प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तथा गति के जो समीकरण दे रखे हैं, जो इक्वेशन दे रखी हैं दोनों के लिए, ये है कार P के लिए कितना है? मान लीजिए AT स्क्वायर, AT माइनस BT स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, इसको कैपिटल ले लेते हैं। और एक होगा XQ बराबर, इसको ले लेते हैं अपन लोग फॉर एग्जांपल FT माइनस T स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। देन कैलकुलेट, बताइए किस समय पर दोनों कारों की स्पीड, मतलब चाल, किस समय पर दोनों कारों की स्पीड इक्वल होगी, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए, अपने बेस पे करो। तो दोनों कारों की स्पीड क्या करनी है? इक्वल, और टाइम पूछ रहा है तो इक्वल कर दो, टाइम अपने आप आ जाएगा। इक्वल करने के बाद टाइम कैसे आएगा? अरे बताइए कैसे करोगे? देखो, BP का मतलब क्या है? ये कहना चाहता है कि वो टाइम या वो मोमेंट, वो क्षण जिस पर स्पीड क्या थी? इक्वल। तो हमको क्या निकालनी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल करनी है। किस किस की? कार A की और कार B की। हमने बराबर कर दी, तो डिफरेंशिएशन करके बराबर कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? A माइनस 2BT बराबर क्या है? बराबर में इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? दैट इज F माइनस 2T। ओके, अब कांस्टेंट वाला पोर्शन एक तरफ ले लेते हैं और T वाला एक तरफ ले लेते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि हम इसको इधर ले जाएं, तो A माइनस F इक्वल टू 2BT माइनस 2T। कौन बताइए साहब? ये तो 2T आ रहा है, B माइनस 1। ओके, चेक कर लेना, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो यहाँ से T हम जब देखेंगे तो A माइनस F 2B माइनस 1।
ये हमने क्या किया है, जनरल लिया है। हो सकता है यहाँ पे आपको 2 दे दे, हो सकता है यहाँ पे 3 दे दे, तो उस केस में ये कैलकुलेशन होके एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी आएगी वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एवरेज स्पीड की तरफ। हाँ जी, अब हम समझने वाले हैं एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। लिखिए, एवरेज जो स्पीड है, औसत जो चाल है, उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जितना फॉर्मूला सिंपल है न्यूमेरिकल उसके उतने ही एडवांस हैं। यदि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो चांसेस ये रहता है कि औसत चाल से या एवरेज स्पीड से ही आए, मतलब नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और इंस्टेंटेनियस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, औसत चाल या एवरेज स्पीड। बेसिकली इसका जो जनरल फॉर्मूला है जो हम बचपन में पढ़ते थे वो पढ़ते थे वी एवरेज, मतलब औसत चाल बराबर, हाँ जी, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस। और हम यहाँ बता रहे हैं आपको, यदि ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आता है, टोटल टाइम। लेकिन ये फॉर्मूला तो बड़ा बेसिक है, इसको इस तरीके से भी हम लिखेंगे, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। एस का मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, तो जो एस है टोटल, और जो टोटल टाइम है या टोटल जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है उसमें टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो क्या कहलाएगा, बी एवरेज। इसका हमने ग्राफ आपको पहले बनवा दिया है, और उस ग्राफ में जो कॉर्ड है उस कॉर्ड से ही हमको इसका आंसर मिला है। हमने बताया था, हम जल्दी से बना देते हैं, ए बी, और ये जो बताया था इसका स्लोप ही क्या कहलाता है, एवरेज। यदि ये टी है, यदि एस है, आप चाहो तो इसको एक्स भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हमारा इंटेंशन तो केवल दूरी को लेके है, डिस्टेंस को लेके है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा एस, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी दैट इज द टेन थीटा, मतलब स्लोप। ठीक है, अब एवरेज जो स्पीड है उसके 3 या 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम मेथड सिखा रहे हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स बता रहे हैं, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करवाया जाएगा। देखो, तो पहला तरीका या मेथड नंबर फर्स्ट तो बड़ा सिंपल है, हम बेसिक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, यदि एस टी इक्वेशन मतलब डिस्टेंस टाइम इक्वेशन या दूरी समय इक्वेशन गिवन हो, आपको यदि दूरी समीकरण दिया जाए, जैसे s बराबर आपको दे दिया फॉर एग्जांपल अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस सी, इस टाइप से दे दिया, तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो है आप एवरेज स्पीड तो सिंपल से निकाल दें, डी एस अपॉन डी टी करके। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये आपको भले ही इंस्टेंटेनियस का लग रहा होगा बट यहाँ अप्लाई होगा। दूसरा हो सकता है कि आपको एस टी ग्राफ दे दें, क्या दे दें, एस टी ग्राफ, जैसा आपने ये बनाया है इस टाइप से कोई भी आपको ग्राफ दिया जा सकता है। तो जब आपको एस टी ग्राफ दिया जाएगा तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में आप निकालेंगे वी एवरेज, स्पीड का एवरेज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तीसरा जो तरीका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। इसमें क्या होगा, आपको वी टी इक्वेशन गिवन होगी। किसकी इक्वेशन गिवन होगी, वी टी इक्वेशन गिवन होगी, मतलब स्पीड टाइम इक्वेशन दी जाएगी और आपसे स्पीड ही पूछी जाएगी। हालांकि आपको अजीब लग रहा होगा कि कोई इक्वेशन वीटी में दी है, स्पीड टाइम में दी गई है और आपसे स्पीड ही पूछ लिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। तो वीटी इक्वेशन गिवन हो या चाल समय समीकरण मतलब इक्वेशन दी गई हो, जैसे v बराबर अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा, ऐसी कोई इक्वेशन दे दी स्पीड और टाइम में, तो आप कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो उसका तरीका होगा कैलकुलस मेथड इंटीग्रेशन v dt अपॉन
इंटीग्रेशन dt। यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर लिख रहे हैं। यदि ऐसी सिचुएशन कभी भी आए तो v एवरेज इक्वल टू स्पीड का एवरेज इक्वल टू जो भी इक्वेशन दी है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t1 से लेके t2 जो भी टाइम इंटरवल गिवन हो उसके अंदर। जैसे उसने कहा कि प्रारंभ से चलना चालू करते हैं तो t1 क्या आ जाएगा 0 और 6 सेकंड तक चलते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 सेकंड। ये जो फॉर्मूला है ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो फिजिक्स की सभी क्वांटिटीज में काम आता है। याद करो, जब आपको AC अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ाते हैं, तो वहाँ हमेशा धारा का औसत मान पूछता है। याद नहीं होगा हम याद करवा देते हैं, आता है तो अच्छी बात है, नहीं बाकी सुनो कि क्या होता है, वो हम पढ़ाएंगे डिटेल में बाद में। इस तरीके से हमारा प्रत्यावर्ती धारा है, एक पॉजिटिव साइकिल है एक नेगेटिव साइकिल है, और ये जो पॉइंट है आई नॉट होता था, ये जो टाइम पीरियड है टी होता था, और ये पूछा जाता था कोई इक्वेशन देखे कि यदि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो बताइए इस प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा। तो वहां भी हम इस तरीके से ही औसत मान निकालते थे, आई डी टी T1 से T2 मतलब 0 से लेके कैपिटल T तक, और यहाँ पे क्या लिखते थे 0 से कैपिटल T तक और यहाँ पे T। तो इसका जो एवरेज मान आता था आप सॉल्व करके देख लेना, वो 0 ही आता था। हम इसको थोड़ा सा यहाँ बता दें तो जैसे आई डी टी यहाँ पे अपॉन डी टी, आपको पता है करंट 0 से चालू हो रही है तो 0 कहाँ तक जा रही है T तक, तो एक टाइम इंटरवल में इस तरीके से निकालते थे। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी रखो, इंटीग्रेशन पे कॉस टी आएगा, एक बार टी रखोगे एक बार 0 रखोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। 0 इसलिए आएगा क्योंकि जितना पार्ट पॉजिटिव है उतना ही पार्ट नेगेटिव है, तो एवरेज कितना हो गया 0, ये होता था। तो ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है। आपको कभी भी कोई फोर्स की इक्वेशन दे दे, किसकी, फोर्स की और टाइम की, तो आप एक काम करना, ये मेथड लगा देना। यदि आप फोर्स एवरेज निकालना चाहते हैं तो एफ डी टी अपॉन टोटल टाइम। आया कुछ समझ में, नोट लगा के लिख लो, एक बात हमेशा याद रहेगी, क्या रहेगी, यह फॉर्मूला, थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं माफ करना, पर इस तरीके से याद रह पाएगा। ये फॉर्मूला सभी क्वांटिटीज में मतलब राशियों में, क्वांटिटीज में अप्लाई होगा। ठीक है, जो भी फोर्स का इक्वेशन है तो फोर्स का लगाओगे, कोई भी इक्वेशन दी जाए दुनिया की, फोर्स की दे दे, डिस्प्लेसमेंट की दे दे, वेलोसिटी की दे दे, एक्सेलरेशन की दे दे, एक्सेलरेशन ऑफ टाइम का ग्राफ दे दिया या एक्सेलरेशन ऑफ टाइम का आपकी इक्वेशन दे दी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ लिखोगे एक्सेलरेशन dt का समाकलन और टोटल टाइम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 3 तरीके हो गए। पहला ST इक्वेशन दी हो, आपको डिस्टेंस टाइम इक्वेशन दी हो, तो आप किस तरीके से हैंडल करोगे, आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे। यदि ST ग्राफ दे दे तो उसका स्लोप निकालोगे। वैसे तो दोनों एक ही चीज़ हैं, पर थोड़ा सा आपने ग्राफ और इक्वेशन को लेकर अलग कर दिया है। जैसे ये जो BT इक्वेशन गिवन है, यदि VT इक्वेशन गिवन है तो आप क्या करोगे, VDT लिखोगे, उसका इंटीग्रेशन विद इंटरवल या इन इंटरवल जो भी आपको T1 से T2 तक दे रखा है, और नीचे लिखोगे टोटल टाइम। अब सोचो BT इक्वेशन की जगह BT ग्राफ दे दिया जाए तो क्या होगा। अभी आपको एग्जांपल से समझा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इफ फोर्थ मेथड है, इफ VT ग्राफ का मतलब आप समझते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। यदि VT ग्राफ गिवन हो देन केवल एक काम करना है, इस तरीके का कोई भी V और T ग्राफ मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस तरीके का बना दिया, तो ये ग्राफ क्या कहेगा, ये कहेगा कि V एवरेज निकालने के लिए आप एक काम करो, एरिया अंडर VT ग्राफ क्या करोगे, एरिया अंडर VT ग्राफ अपॉन टोटल टाइम।
मतलब जैसे ये कोई ग्राफ है v और t का, तो इस ग्राफ के नीचे वाला जो एरिया है ये आप कैलकुलेट कर लोगे। इसको अभी कैलकुलेट करना बताएंगे न्यूमेरिकल की हेल्प से। इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिखोगे, टोटल टाइम जो यहाँ से लेके यहाँ तक है उसका डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको पता होगा ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो समाकलन है, ये हमेशा टोटल को ही बताता है। तो हमने इसमें और इसमें खास कोई डिफरेंस नहीं किया। ये जो ऊपर लिखा है ना वी डी टी इंटीग्रेशन T1 से T2, ये हमको एरिया अंडर ग्राफ ही देता है। इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका हमने अलग कर दिया है। टोटल टाइम का भी मतलब यही है, टोटल टाइम का भी मतलब यही है, ठीक है। लेकिन ये अप्लाई कब करोगे, जब ग्राफ दिया है, और ये अप्लाई कब करोगे, जब इक्वेशन दी है। तो 4 तरीके हो गए आपके पास, आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ जी, एवरेज स्पीड निकालने के आपको 4 तरीके बता दिए थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका बताया था कि यदि स्पीड टाइम आपको इक्वेशन गिवन हो या ग्राफ गिवन हो तो आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं जिससे फॉर्मूला समझ में आए। क्वेश्चन ये है, आपको कोई इक्वेशन गिवन है, एक कार की गति के लिए, मतलब उसकी मोशन के लिए, एक कार की गति के लिए स्पीड मतलब चाल, टाइम समय, इक्वेशन गिवन है मतलब दी गई है या निम्न प्रकार है। वो दी है v बराबर 3t स्क्वायर माइनस 4, ये इक्वेशन गिवन है। उसने क्या पूछा है, यदि कार विराम से, मतलब रेस्ट सिचुएशन से या रेस्ट की कंडीशन से, यदि कार विराम से अपनी मोशन को प्रारंभ करे, अपनी गति को प्रारंभ करे या स्टार्ट करे, तो 6 सेकंड में औसत एवरेज स्पीड चाल ज्ञात करो। आप खुद अपने बेस पे करके देखो, फिर आपको पता चलेगा। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें स्पीड टाइम इक्वेशन मिलती है और उस इक्वेशन से स्पीड ही निकालनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखो हमने तरीका बताया था कि जब ऐसी कभी भी सिचुएशन बने तो बी एवरेज निकालने का तरीका है v मतलब स्पीड, dt जो भी टाइम इंटरवल दिया है 0 से, चलो t1 से t2 ले लेते हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं तो t1 से t2 अपॉन टोटल टाइम। आपको यदि थोड़ा सा भी दिख रहा हो तो dt से dt कट जाएगा तो डायमेंशन किसकी बचेगी, स्पीड की। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कोई बात नहीं। v का वैल्यू लिखो, v कितना दे रखा है 3t स्क्वायर माइनस 4, यहाँ आ जाएगा dt। उसकी गति स्टार्ट हुई है प्रारंभ से, तो हम प्रारंभ में 0 सेकंड और कब तक निकालना है 6 सेकंड तक। ऐसे ही यहाँ dt और 0 से लेके 6 सेकंड तक। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। v एवरेज निकालना चाहते हैं, औसत चाल निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3, और इंटीग्रेशन करने पे कितना आएगा TQ/3, कितना आएगा TQ/3, और यहाँ आ जाएगा इधर 4 × t, ओके। और हम नीचे लिखेंगे इस dt का इंटीग्रेशन आएगा t, और आपको 0 से लेके 6, माफ़ कीजिएगा हम मानते हैं कि आपको आता होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट हो हमारे पास जिसको x की पावर n dx का इंटीग्रेशन नहीं आता हो, तो इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो t स्क्वायर है तो TQ/3, ठीक है। चलिए 3 से कैंसिल आउट हो गया तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, TQ माइनस 4t, और यहाँ आ जाएगा 0 से 6, ये आ जाएगा, ये तो 6 माइनस 0 आ ही रहा है, हाँ जी, यहाँ रखिए। ये अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 36 मल्टीप्लाई बाई 6 216 आएगा आई थिंक, माइनस 4 × 6 अपॉन ये आ जाएगा 6 माइनस 0, तो 6 ही बचेगा, ठीक है। एक काम करें, इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए
इसको लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 6। इधर कितना है 36, और अरे नहीं गलती हो गया है, ये 6 चौका 24 आता है, माफ़ करना गलती हो गया है, सॉरी, ये 24 आएगा। 216 माइनस 24 अपॉन 6। हाँ जी, इसमें से 6 बाहर निकालेंगे तो ये 36 रहेगा, इसमें से 6 बाहर निकालेंगे तो ये 4 रहेगा, और नीचे क्या है 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल आउट होगा। 36 माइनस 4 दैट इज 32। एक बार आप वापस रीचेक कर लेना, आंसर आना चाहिए ये 32 मीटर पर सेकेंड। कैसे किया हम लोगों ने, आप फॉर्मूला एक बार वापस देख लें। बी एवरेज यदि निकालना चाहते हैं, वी टी इक्वेशन गिवन है तो वी डी टी मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। यह हमने ये लिखवा दिया था कि v और टाइम में ग्राफ हो तो कैलकुलस मेथड लगाना है, और कैलकुलस का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, तो हम क्या लगाएंगे इंटीग्रेशन मेथड। इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रखनी है और क्या करना है, बहुत ईजी है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई गड़बड़ हो तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि सर यदि हमको वी टी ग्राफ दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हमको क्या दिया हो बी टी ग्राफ हाँ जी, चलिए वी टी ग्राफ गिवन हो, देखो यदि ये स्पीड है और यदि ये टाइम है, और ग्राफ आपको दिया है कुछ ये, और उसने दिया है कि ये जो पॉइंट है ये है 4 मीटर पर सेकंड का, और ये जो टाइम इंटरवल है ये मान लेते हैं 2 सेकंड का है, ठीक है। तो उसने पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एवरेज। बी एवरेज निकालने का हमने तरीका बताया था कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ या वीटी कर्व, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम लिखो या टोटल टाइम इंटरवल लिखो, बात वही है। एरिया अंडर द कर्व क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि आपको जो भी कर्व दिया है उसके नीचे वाला एरिया कवर करना है, नीचे वाला एरिया लेना है। अब इसका एरिया लेते कैसे हैं, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, सिंपल वे में ये सोचना है कि ये जो आकृति दिखाई दे रही है किसके जैसी है। आप कहेंगे सर ये तो त्रिभुज है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी हाइट और एक होता है इसका बेस। तो ट्राइंगल जब हम बचपन में पढ़ते थे तो कैसे पढ़ते थे कि सर यदि कोई ट्राइंगल है, अरे ये एक्सिस क्यों बन रहा है, हम ट्राइंगल बना रहे हैं। यदि कोई ट्राइंगल है उसमें एक होती है हाइट, एक होती है बेस, और ये 90 डिग्री यदि हो तो इसका एरिया कैसे निकालते थे सर, 1/2 1/2 आधार मतलब बेस इंटू ऊंचाई h। ये तरीका है, केवल ये अप्लाई करना है। तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ क्या बन रहा है, ट्राइंगल, तो 1/2, ओके। बेस क्या है, ये कितना टाइम है 0 सेकेंड, ये कितना है 2, तो ये पूरा कितना है 2 सेकेंड का। हाइट बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड का। टोटल टाइम क्या है 0 से लेके 2 तक, तो 2 लिख दीजिए। हम देख पा रहे हैं 2 से 2 कट गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका क्या आ गया एवरेज वैल्यू। ये लो आपका आंसर आ गया। इसमें कौन सा बड़ा बात है। और देखो और भी सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ सकती है। कैसे आ सकती है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ गया, ये v है वेलोसिटी और ये टाइम है, और आपको दे दिया ग्राफ इस बार ये करके ये वाला। उसने कहा कि ये जो है ये 4 की जगह चेंज कर लेते हैं इस बार, फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकंड है, ये जो है ये 3 सेकंड पर है, और ये जो है ये 6 सेकंड पर है। उसने कहा बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी एवरेज। तो आप कहेंगे सर अब क्या हो गया, पहले तो ट्राइंगल दिखाई दे रहा था, अब तो पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है। तो आप परेशान ना हो, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए पहली कि हमको क्या निकालना है, इस पूरे ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकालना है। अब नीचे वाला जो एरिया है उसको आप जैसा चाहें वैसी आकृतियों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पहला बन रहा है ट्राइंगल, जिसका नाम हम दें तो ABC होगा, और दूसरा बन रहा है एक रेक्टेंगल मतलब एक आयत BD और E। तो ये BDEC क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब आयत का जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल किसका, आयत का,
तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब हम लिख देते हैं लेंथ इंटू उसका चौड़ाई, विड्थ जो भी है। और हम ट्राइंगल का क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब बेस इंटू हाइट। तो अब वी एवरेज का मतलब क्या है, टोटल एरिया निकालना। एरिया जो है वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है, त्रिभुज का एरिया प्लस हम लिख देते हैं एरिया। अभी तो हमको टाइम लग रहा है थोड़ा समझाने में, बाकी का आप जो क्वेश्चन करोगे तो टाइम नहीं लगेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन टोटल टाइम। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए सर, इसमें भी क्या सॉल्व करना है, अब तो आंसर आपके सामने है लगभग। बी एवरेज एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ जी 1/2। व्हाट इज द हाइट, दैट इज हाइट 8। व्हाट इज द बेस 3 सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बेस है 3 सेकेंड प्लस, हाँ जी बात ये एरिया तो हो गया, ये बचा हुआ है। लेंथ कितनी है सर, लेंथ इसको मान लेते हैं तो 6 - 3, हाँ जी दैट इज द लेंथ 6 - 3, 3 सेकेंड की लेंथ है। व्हाट इज द विड्थ, ऊंचाई कितनी है या इसकी चौड़ाई कितनी है, ये सर 8 के बराबर, ओके। व्हाट इज द टोटल टाइम, टोटल टाइम 0 से लेके कहाँ तक गए 6 तक, तो 6। ये कितना हो गया 4 × 3 दैट इज 12 प्लस 8 × 3 24/6। और इसको जब देखोगे तो 8 एंड 3 38 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो। 24 आना तो नहीं चाहिए, 36 आना चाहिए, ठीक है 36, सॉरी दैट इज 36/6। कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो एवरेज स्पीड कितनी है इसकी 6 मीटर पर सेकेंड। कुल मिला के इतना सा काम है, एरिया निकालना है। अब जैसे कोई अगला क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाए और यहाँ कर दिया जाए 9 सेकेंड, तो आपका क्या जवाब होगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, यदि स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, यदि स्पीड, तो एवरेज स्पीड में क्या करोगे, अब तीसरा एरिया भी जोड़ दोगे, 1 2 3। इसका जो आंसर आएगा वो लगभग किसके बराबर आएगा, ये जो ट्राइंगल है वो इसी के बराबर है। तो आपको एरिया निकाल के जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। बताया समझ में। एक बार हम थोड़ा सा समरी कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यदि हो गया हो तो। बीटी इक्वेशन दी हो तो फॉर्मूला तो यही लगता है, लेकिन इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका क्या है, v dt/dt। ये तरीका क्या है, यदि बीटी इक्वेशन गिवन हो तो 0 से दिया हो तो t तक, अक्सर 0 से मिलता है, पर t1 से लेकर t2 तक भी कर सकते हैं। और यदि ग्राफ दे दे तो जो एरिया है उसको लिखो, नीचे टोटल टाइम लिखो, आंसर आपके सामने होगा। कोई समस्या है आपको, नहीं होनी चाहिए वैसे, ठीक है। आप ये नोट कर लो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं।